शांति। हेमाली दीदी ओम शांति। कल आपसे मुरली सुनी थी इसलिए नाम पता चला। बहुत मीठा ड्रामा, बहुत मीठा, मिठास का पहाड़ कहें जो बाबा, ये दोनों मिलाकर सारे संसार को बदल रहे हैं और जिसमें हम सभी साथी और साक्षी भी बन रहे हैं। अभी सुबह से 2 सेशन आप सभी ने सुने। क्या मज़ा आ रहा है? आ रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ जब दिल से सुनते हैं, समाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो फिर उसको फॉलो करना भी हमारे लिए सहज लगता है। तो आज का ये तीसरा सत्र है जो मनीषा बेन के लेक्चर में भी आया था, प्रकृति के साथ संबंध। और वास्तविक देखा जाए तो ये जो साकार लोक जहाँ पर ये 5000 साल का ड्रामा चल रहा है, ये केवल यहीं चलता है, ऊपर दोनों दुनिया में नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर 3 शक्तियाँ कार्यरत होती है। उसमें से प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा, इन दोनों का जब संबंध आता है तभी यहाँ पर ये जीवन प्रवास शुरू हो जाता है, यात्रा शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही आज हम इन 5 तत्वों के साथ हमारा क्या संबंध है और साथ ही साथ ये जो हम योगिक खेती करने जा रहे हैं तो उन फसलों के साथ भी इन 5 तत्वों का क्या महत्व रहता है, इन दोनों चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी दिखाई है जिसमें जो 2 पैर हैं, ब्राउन कलर दिख रहा है, जो धरती का स्वरूप है, मिट्टी जिसको हम कहते हैं। फिर है पेट में अग्नि, जहाँ की पाचन क्रियाएं चलती है। 2 बाहें जो है, एक है जल तत्व और दूसरा है वायु तत्व। और फिर ऊपर में दिखाया है आसमान अर्थात जो सिर दिखाया है। तो ऐसे हमारे बॉडी में भी 5 तत्व है। आत्मा और शरीर मिलाकर जो हम यहाँ जी रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, तो ये 5 तत्व हमारे मनीषा बेन ने बताया हमारे हाफ पार्टनर है। सच में अगर शरीर ही ना मिले तो आत्मा क्या कर सकती है? तो शिव बाबा ने भी बताया कि जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले मुझे ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। लॉन्ग बूट, भगीरथ, जो भी नाम दिया, तो ये शरीर है तभी हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं या आत्मा पार्ट प्ले कर सकती है। तो इसमें जो धरती का रोल है अपने शरीर के अंदर, जैसे समझो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, स्किन है, या तो नाखून है, दांत है, ये सब मिट्टी से ही बने हुए हैं, मिट्टी का अस्तित्व है वो। बिल्कुल उसी तरह से वृक्ष, वल्ली, पेड़, पौधे, इसमें भी धरती का, मिट्टी का जो रोल है वो जड़ें हैं, तना है, पत्ते हैं,
फूल है, फल है, या भी जो वृक्ष का ठोस हार्ड पार्ट होता है, वो सब मिट्टी के तत्व के साथ कनेक्ट करता है, वरना मिट्टी से वो चीज़ें बनती हैं। दूसरा है जल तत्व। शरीर के अंदर जल तत्व का क्या रोल है? तो जैसे खून है, पसीना है, लार होती हैं, जो भी तरल चीज़ें हैं शरीर के अंदर, वो सब जल तत्व का हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी जो रस होता है, चाहे फूल को आप निचोड़ो या फलों को निचोड़ो, तो उसमें से जो रस निकलता है वो जल तत्व का भाग होता है। या तो पत्तों में जो नमी रहती है, पेड़ में जो नमी रहती है, वो भी जल तत्व के कारण ही वो नमी बनी रहती है। तो धरती क्या करती है? स्थिरता दिलाती है, आधार देती है। अभी हड्डी है तभी हम खड़े हो रहे हैं, अगर शरीर की हड्डियां टूट जाए तो गिर सकते हैं। पौधों का भी ऐसे ही है, धरती उनको खड़ा रहने का आधार देती है। साथ ही साथ जो अंदर में उसके तत्व है, अन्न है, जल है, खनिज पदार्थ हैं, तो वो सब हमें देती है पोषण के लिए। वैसे वो पौधों के लिए भी देती है। जो अन्न घटक हैं वो सींच लेती है, खींच लेती है, और वो जड़ों के द्वारा पेड़ के लास्ट तक, पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का काम करती है। तो ऐसे पृथ्वी अर्थात मिट्टी और पानी, ये दोनों तत्व का चलता है। पानी जो है वो प्रवाहित है, एक जगह रुकता नहीं, बहता रहता है, और उसके अंदर बहुत शीतलता होती है, निर्माणता होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि कभी नदी समझो बह रही है, रास्ते में कोई पहाड़ी आ जाए तो वो पानी रुकता नहीं है, साइड लेकर के आगे निकल जाता है। वो किसी के भी कारण रुक नहीं सकता, रूठ नहीं जाता, पर वो आगे निकल जाता है। तो वैसे ही हमें भी इन तत्वों से कुछ सीखना ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ है अग्नि। अग्नि तत्व का काम क्या है? खाने में लगे हुए हैं तो थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सूरज का काम जो है, तेज ऊर्जा, अग्नि देता रहता है, जिस कारण शरीर में पाचन क्रिया चलती हैं। बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधों के लिए भी सूरज का काम चलता है। तो वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, या उसके अंदर जो कीट आती है उसको हटाने का काम भी ये सूरज की प्रखर किरणें जो होती है, तेज किरणें जो होती हैं, वो कर लेती हैं। फिर साथ ही साथ वायु है, तो वायु श्वसन के काम में आता है। वायु चल रही है, उससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी चल रही है। ऐसे पेड़ पौधों में भी कार्बन डाइऑक्साइड देना और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना, ये वायु के आधार से ही चलता है। या पेड़ के अंदर के जो भी प्रक्रियाएं चलती है, जो चीज़ें हैं, अन्न घटक है, पानी की बात है या खाद वाली बात है, जो आदान प्रदान का काम है, वो वायु तत्व के कारण होता रहता है। और पांचवा है आसमान, अर्थात अवकाश भी जिसको बोलते हैं। धरती और आसमान के बीच वाला जो पोर्शन है, अवकाश, पोलार, पोकड़ी जिसको मराठी में बोलते हैं, तो ये आसमान क्या करता है? जगह देता है।
शरीर के अंदर अगर आप देखो तो कई हमारे ऑर्गन्स है जिसमें आकाश तत्व का हिस्सा है। जैसे समझो नाक है, कान है, मुख है, हड्डियों में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं, या आंतों के बीच में भी ऐसी जगह है जो अवकाश जिसको बोला जाता है, रिक्त स्थान जिसको कहेंगे, वो होता है, जिस कारण शरीर के अंदर की क्रियाएं आसानी से चल सकती हैं। और हम यूं भी देख रहे हैं आसमान का काम, अगर हम सो जाते हैं तो हमें 6 फीट की जगह लगती है ना। बेड कम से कम 6 फीट का होता है। बैठ जाते हैं तो 2 बाय 2 की फर्श पर हम बैठ सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी है वो खड़ा होने वाली जगह अवकाश में है। ज़मीन पर केवल पाँव है, बाकी सारा पोर्शन अवकाश में, माना आकाश में ही हम खड़े हैं। आजकल लोग गांव में भी, सिटी में भी हम ज़्यादा देख रहे हैं कि जॉब के हिसाब से बहुत सारे यंगस्टर्स गांव छोड़कर जा रहे सिटीज़ में, तो वहाँ रहने की जगह नहीं है ना। तो वो ऊपर मकान चढ़ा बढ़ा रहे हैं, आसमान तक जा रहे, 108 से भी आगे जा रहे हैं। तो आकाश ये भी एक हमें जगह दे रहा है। ऐसे पौधों के अंदर भी ये आकाश तत्व का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पानी ऊपर जाता है, ये खाद या घटक जो अन्न के होते, पोषण के, वो जाते हैं, उसके लिए भी वो एक छोटी सी पोकली जिसको हम नस कहें, हमारे अंदर नसें हैं, पेड़ में वो कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिसके कारण वो सब नीचे से ऊपर तक सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो वो अवकाश का ही काम है। पत्तों में भी ऐसे शीर दिखते हैं छोटे छोटे, तो ये पत्ते का जो नोक होता है ना, वहाँ तक वो पहुंचाने का काम हो जाता है। तो उस आसमान के तत्व के कारण ये सब चल रहा है। तो ये पांचों तत्व हमें क्या सिखा रहे हैं, इनसे हमें क्या सीखना है? क्योंकि बाबा कहता है गुण ग्राहक बनो, हर एक से गुण सीखते चलो। तो हर एक तत्व भी हमें कुछ ना कुछ गुण सिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व हम देखते हैं कि ये 3 शक्तियों का जो कारोबार है, इसमें एक है प्रकृति अर्थात 5 तत्व, दूसरा है पुरुष अर्थात हम सभी मानव आत्माएं, जिस कारण एक नाटक चल रहा है। अगर यहाँ इंसान ही ना हो, बाकी सारी दुनिया है, पर ये 2 पांव पर चलने वाले नहीं होंगे तो इसको नाटक नहीं कहा जाएगा, है ना। तो पुरुष अर्थात आत्मा, और तीसरी सत्ता है परम पुरुष अर्थात परमात्मा। तो इन 3 सत्ताओं का होना अविनाशी है, अखंड है। आत्मा चाहे सतयुग में ऊपर से यहाँ आई है, 5000 साल की यात्रा वो करती आई है, जिस कारण ड्रामा प्लान अनुसार उसमें चेंजेस हुए हैं। जो सतो प्रधान थी वो आज तमो प्रधान हो गई है, पर उसका अस्तित्व कायम है, केवल क्वालिटी में चेंज हुआ है। प्रकृति जो है वो भी यहाँ सदा के लिए है। सतयुग में भी 5 तत्व थे, आज भी हैं, पर सतयुग वाली प्रकृति सुखदायी थी, आज की प्रकृति सुख दे रही है। कभी कभी हवा का झोंका आता है तो अच्छा लगता है ना, बाकी तो
तकलीफ़ें ज़्यादा है, मुसीबतें ज़्यादा है तत्वों के कारण, जो कल भाई साहब बता रहे थे। 3 दिन में 6 जगह अर्थक्वेक हुआ। तो ये प्रकृति अपना रूप दिखा रही है कि मैं भी गुस्सा वाली हूँ, तमो प्रधान हो गई हूँ, मुझे भी अपने निज स्वरूप की ओर जाने की दिल है, माना मुझे फिर से सतो प्रधान बनने की इच्छा है, क्योंकि अति के बगैर तो अंत होता नहीं, परिवर्तन नहीं होता है। तो वो भी परिवर्तन चाहती है। और कई बार अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, प्रकृति भी बार बार मेरे पास आती है पूछने कि मैं कब अपना कार्य शुरू करूं। तो ये प्रकृति का परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है, आत्मा का परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। और उसी के कारण परम पुरुष अर्थात परमात्मा शिव बाबा को इस धरा पर आना अनिवार्य रहा। इसलिए संगम का समय सुनहरा समय है, जबकि प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, समझो तीनों ही सत्ताएं एक साथ इस साकार वतन में उपस्थित हैं। अब फिर बात आती है, अगर ये प्रकृति के कारण ही ये ड्रामा चल रहा है, तो फिर ये प्रकृति भी 3 प्रकार से है। उसमें सबसे छोटी प्रकृति है हमारा अपना शरीर, जिसमें 5 तत्व समाहित है। दूसरी है खेती, खेती में भी 5 तत्वों का कार्य अविरत चल रहा है। और तीसरी, जो इतनी बड़ी विशाल प्रकृति, धरती को अगर हम चाहें तो नाप नहीं सकते, आसमान को नाप नहीं सकते, जल का अंत नहीं पा सकते, वायु को हम पकड़ नहीं सकते, या तो सूरज को टच करना नहीं, उसके आसपास जाना भी बड़ी मुसीबत की बात है। एक रामायण वाला हनुमान ही होकर गया जिसने जन्मते ही सूरज को निगला था, ऐसे बताते हैं। तो वो भी कोई प्रैक्टिकल की बात तो है नहीं। ये विशाल प्रकृति के 5 तत्व, जिसको ही ब्रह्मांड नाम दिया हुआ है। तो यहाँ आसमान दिखाया है, यहाँ धरती दिखाई है, यहाँ अग्नि दिखाया है, यहाँ वायु दिखाया है और यहाँ जल दिखाया है। तो ये 5 जो है, इनको हमें ही सबको मिलकर के फिर से पावन बनाने की आवश्यकता है। अब देखिए इसका स्वरूप, जो वो गुस्से में आकर के अपना गुस्सा दिखा रही है। 5 तत्व, धरती को देखो, जो अर्थक्वेक हो रहे हैं, या तो ज्वालामुखी जो फटते हैं, वो भी एक धरती का गुस्सा ही है। उधर दिखाया सूरज का तापमान कितना जोरदार है। कल हम गए थे उधर, गोकुल गांव बनाने के हिसाब से चंद्रेश भाई जी ने बोला था, 2-4 बहनें गई, पर वहाँ से भाग आए हम लोग, क्योंकि इतना दोपहर सूरज का तपत था कि वहाँ रुकना भी मुश्किल लग रहा था। पर प्रकृति को फिर भी रहम है। दोपहर के समय उसने क्या किया, अच्छी तरह से बरसाया, ठंडक कर दी ना। तो आप सब उसके कारण आए हो, तो आपको तकलीफ ना हो, इसलिए सूरज और जल तत्व ने मिलकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि अभी आप थोड़ा आराम करो, मैं जा कर के इनको थोड़ा सहयोग देती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। तो उनका भी बहुत संतुलन होता है जो हमारे काम आ सकता है। फिर दिखाया है हवा है, जो गांव के गांव उठा के ले जाती है, नाम निशान तक नहीं रह सकता। सागर के अंदर भी हमने देखा था सुनामी वगैरह आते रहते हैं, ढग फुटी जिसको बोलते, बिल्कुल बादल के बादल एक साथ ऐसा बरसता जो गांव के गांव
चले जाते हैं। कोकण में तो हमने सुना भी है, हमारी दीपा बहन कहाँ गई, रात के रात ऐसे पानी आता है। दो बहनें सामने आएगी, कोई भी जो एक साथ रहती है, समझो साथ में आए, दो आए, सारिका संगीता आ जाओ। एक छोटा सा गेम, आप आगे का करिए भाई। ये दो बहनें, सारिका बहन और संगीता बहन, लगभग वो साथ साथ रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सेवा मिलकर करते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि किसी कारण से इन दोनों के आपस में तो थोड़ा सा तेरा मेरा हो गया, और वो इस तरह से हुआ कि इनका मुख इधर और उनका मुख उधर। ठीक है, फिर संगीता बहन को पता चला कि मेरा ये जो काम है वो सारिका के बगैर तो होने वाला नहीं है, और इसको ये भी पता है कि ये मेरी बात को मानने वाली नहीं है। तो बोलो बहनों, आप लोग क्या करोगे, या आप में से कोई बताओ ये क्या कर सकते। दोनों का बहुत अच्छी तरह से हुआ है तेरा मेरा, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं, और एक दो के बिना भी उनका काम नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगी जी? एकदम राइट, बड़ों के पास वो चली जाएगी संगीता बेन जी ऐसा ऐसा है और ये काम बाकी है और वो सारिका ही कर सकती है। तो बड़े क्या करेंगे, सारिका बेन को बुलाएंगे, बिठाएंगे, थोड़ा प्यार करेंगे, समझाएंगे, और देखो ये इसके पास वो आइडिया है, आप भी थोड़ा मदद करो तो दोनों मिलकर के ये काम कर सकती है। ऐसा होगा ना? थैंक यू। तो बिल्कुल यही काम है, हम प्रकृति के साथ सतयुग से लेकर चल रहे हैं। वो सुख दे रही थी और हमारे वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव थे, सुखदायी थे, सम्मान वाले थे। पर धीरे 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 चक्र के अनुसार जबकि रावण की एंट्री हुई स्टेज पर, तब पता है हम सबको क्या हुआ कि हमारी ही वृत्ति चेंज हो गई, हमारी सोच बदल गई। स्व उन्नति के हिसाब से स्वार्थ बढ़ने लगा, क्योंकि उन्नति को केवल भौतिक रूप से लेने लगे। फिर धन या साधन या संपत्ति जो कुछ भी है, तो उसको हमने उन्नति समझकर उसके पीछे पड़े और उसके कारण प्रकृति की तरफ थोड़ा सा हमने नज़रअंदाज किया, डोंट केयर किया। और तब से लेकर जो सुन रहे हैं, और दूसरी भी एक बात, एक बार हम यूपी में गए थे रैली के लिए, स्टेज पर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, सीनियर मोस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि ये जो खाद है फर्टिलाइज़र वाली, जो फॉरेन से हमारे पास आई है, जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि ये लगभग 40 से 50 साल तक ही
लेट हुआ है, टाइमिंग के अनुसार करेंगे कैसे? नहीं हुआ था, नहीं हुआ। तो उनका कैंसिल कर दो। अभी तो 12 बजा है। हाँ ठीक ठीक है। आपका पौना मतलब हो जाएगा टाइम। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने कि ये खाद का असर 40 से 50 साल तक ही चलेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। और हुआ वही, जब तक उनकी लिमिट थी तब तक तो अच्छी फसल मिलती रही। अब हमारी किसानों की सारी ज़मीनें बंजर बन गई है, माना उनका अभी असर नेगेटिव में चला गया है। तो इस मोड़ पर अभी हम आ गए हैं। तो ऐसे समय पर फिर से बाबा को भी आना पड़ा। बाबा को अपने बच्चों के मन के अंदर ये संकल्प देना पड़ा। मनीषा बेन ने उसको कैच भी किया और वो शाश्वत योगिक खेती का प्रोजेक्ट सामने आया। अब ये जो योगिक खेती है, इसमें एक सिंपल डेफिनेशन अगर कहें तो पांचों तत्वों को, प्रकृति को अपना साथी बनाए, अपना दोस्त बनाए और फिर उसके आधार से, उसके सहयोग से हम खेती करें। यही उसका सिंपल सा डेफिनेशन है। पर ऐसी वाली प्रकृति जो हमने देखी वो तो सीधे हमारे काम में आने वाली तो है नहीं। तो इसके कारण हमें बीच में बाबा को लेना पड़ेगा। तो योगिक का मतलब है बाबा के साथ हम पहले जुड़ जाएं, अपनी मुसीबत बाबा को बताएं, मुसीबत कहो, प्लान कहो, जो कुछ भी वो बाबा को बताएं, तो फिर बाबा उन तत्वों को भी बुला लेता है। वतन में वो जाते मना वो आते होंगे ना वहाँ पे, और फिर उनको समझा करके हमारे साथ बाबा जोड़ देते हैं और फिर हमें भी समझाते। ऐसे नहीं केवल प्रकृति को बताया कि आप इनको सहयोग दो, हमारा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे, ये पांचों तत्व जो हैं ये सुखदाई ऑलरेडी हैं और इसके हम सभी साक्षी हैं, लेकिन इनको गलत बनाया आप ही ने है। मनुष्य के सोच या व्यवहार के कारण ही प्रकृति बिगड़ गई है। तो फिर वहीं पर हमें सुधार भी लाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, प्रकृति के अंदर जो विशेषताएं हैं वो आप अपने अंदर भी लाते जाओ, तब जाकर वो आपके सहयोगी बन सकती हैं। तो उसके समान अगर हमें बनना है, तब मिलकर के हम काम करें, तो समानता किन किन बातों से आ सकती है। तो इसमें 4 बातें हैं। एक पहली है सोच। जैसे समझो एक सिंगल बीज बड़े वृक्ष को पैदा कर सकता है ना। एक बीज से ही कितना बड़ा वृक्ष बनता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक सिंगल श्रेष्ठ संकल्प से अपना जीवन भी बदल सकता है। तो प्रकृति के साथ हमारी अपनी सोच को भी हमें बदलना होगा। दूसरी बात, गुण। प्रकृति के अंदर बहुत सारे गुण हैं। जैसे समझो हम धरती को लेते हैं, तो धरती के अंदर एक को मल्टीप्लाई करने की विशेषता है, गुण है। या फिर धरती हमें क्या क्या दे रही है, अन्न देती है, फल फूल देती है, जीवन जीने का आधार दे रही है, उसी की गोद में हम जी रहे हैं, पल रहे हैं। गिर जाते हैं तो धरनी माँ ही अपने गोद में ले लेती है। शरीर छोड़ देते हैं तो उस शरीर को भी वो अपने अंदर समा लेती है। तो कई सारे गुण
धरती के अंदर है, वैसे हमें भी धरती माँ के जैसा अपना दिल इतना विशाल, समाने वाला, देने वाला हमें बनाना पड़ेगा। जल को भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी बहने की क्षमता है, एक जगह रहती नहीं है। वैसे हमें भी किसी एक मुसीबत को पकड़ करके नहीं रहना है। मुसीबत आती भी है तो राय लेकर के, शक्ति लेकर के, अपने सत सत विवेक बुद्धि से काम लेकर के वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे वनस्पतियों में भी विशेषताएं हैं, तत्वों में भी विशेषताएं हैं, वैसे हमें भी उन विशेषताओं को अपने अंदर धारण करना है। अगर आप आकाश को देखो तो वो तो ऊपर खड़ा है, पर उसके पास बहुत समाने की शक्ति है। इतने सूरज, चांद, सितारों को उसने अपने अंदर समेटा हुआ है। या तो कहो कभी यहाँ से तूफान, यहाँ से धुआं, धूल ऊपर आती जाती रहती है, वर्षा होती रहती है, पर सब में वो अचल, अडोल, स्थिर रहता है। वैसे हमें भी अपने दिल में ऐसी विशालता लाना है। अनंत आकाश की तरफ हमें भी अपने दिल को विशाल बनाना है, बुद्धि को भी विशाल बनाना है। क्योंकि मुसीबत आती है तो हमें कंफ्यूज होने की बहुत जल्दी होती है, तुरंत हम ऐसे निगेटिव में जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, बुद्धि ऐसी हलचल में आ जाती है। बजाय उसके थोड़ा सा हम धीरज रखें, शांत रहें, दूरदृष्टि से सोचें, फिर उसका जो परिणाम है वो हम निकाल सकते हैं। खुद में भी उस बात को, उन विशेषताओं को धारण करें। वायु जो है उसके अंदर भी हल्कापन है, समानता है। मान लो हम यहाँ बैठे हैं तो वायु से हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ भी वो ऑक्सीजन ही देता है। पेड़ों को अगर वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड तो वो मिलेगा, जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको वो लेना चाहिए। मना जिसको जो चाहिए वो दे देता है। ज़मीन के अंदर भी ऐसी विशेषता है कि उसके अंदर आप अगर आम की गुठली डालो तो आम का पेड़ आएगा, बरगद का पेड़ लगाओ तो वो छाया देगा, कड़ू नींब लगाओ तो वो भी औषधि वाला है। तो अलग अलग बीज डालते हैं तो सभी को ज़मीन अपने पोषण तत्व देकर के उनको बढ़ने में मदद करती है, माना सबका सम्मान करती है। तो ऐसे हमें भी धरती की जैसे सम्मान देने की भावना। हम बाबा को भी देखते हैं, अव्यक्त बाबा जब आते थे तो मुरली के पश्चात दादियाँ सामने बैठती थी और बाबा दादी को गले लगाते थे ना। और हम देखने वालों को संकल्प चलता था कि काश हम भी उस टाइम होते तो ऐसे चांस मिलता है ना। पर बाबा तुरंत उसको कैच करके क्या बोलते हैं? जो सभा में बैठे हुए सभी बच्चे बाबा के दिल में बैठे हैं। कहते हैं ना, माना बाबा जैसे दादियों को देखते हैं उसी नज़र से, उतने सम्मान से सभी बच्चों को देखते हैं। तो प्रकृति में भी ये गुण हैं, तो बाबा भी हमें ये गुण सिखाता है। जो अग्नि है तो अग्नि के पास भी तेज है, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन शक्ति दिलाता है, तो वो शुद्धिकरण का भी काम करता है। अग्नि में कोई चीज़ अगर डाली जाए, समझो सोने का गहना ही डालो भट्ठी में, तो उसका जो मिलावट है वो गल जाती है और प्योर सोना हमको मिलता है। तो अग्नि शुद्धिकरण का भी काम करता है।
तो हम भी अग्नि जैसे, समझो कोई व्यर्थ है, निगेटिव है, कोई थोड़ा निराश भी दिखता है, तो उसके अंदर भी अपने शुभ भावना के द्वारा, श्रेष्ठ सोच के द्वारा फिर से उमंग उत्साह भर सकते हैं। अपने अंदर भी वो क्षमता रहती है। और ऐसे ही पसंद जो है वो भी, समझो जो तत्व है वो भी ज़मीन से जो लेता है वही पौधा उगता है। वैसे हम जो चॉइस करेंगे, सत्संग को चॉइस करेंगे, शुभ सोचने को चॉइस करेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व भी पॉजिटिव बनेगा। अगर हम निगेटिव को ही चॉइस करते हैं तो फिर हमारा व्यक्तित्व भी निगेटिव ही बन जाता है। तो वो भी हमारे पसंद के अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए जैसे तत्वों के अनुसार पेड़ पौधे लेकर के बढ़ते हैं, वैसे हमें भी अपने चॉइस अनुसार अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, संवार सकते हैं। और फिर ये विशेषता जो है वो भी विशेषता पांचों तत्वों में अगर आप देखो तो दातापन की वृत्ति जरूर है ना। तो वो वाली वृत्ति किस तरह से है, जो बाबा के विशेष गुण है, विशेष गुण जो सार्वभौम है, वो पांचों तत्वों में भी है, अलग अलग गुण। तो वो अगर हम अपने अंदर भरते जाएं तो उससे भी हमारे अंदर समानता और उससे फिर सहयोग की भावना आ सकती है। नेक्स्ट। तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि आप सबने द्वापुर से लेकर मुझे सर्वव्यापक कहकर अपकार ही किया है, गाली ही दी है, लेकिन फिर भी मैं आकर के आपके ऊपर उपकार करता हूँ। वैसे ही धरणी का भी एक विशेष गुण है। भल हमने इस 50, 60, 70 सालों में उसको विष युक्त आहार दिया है, उस पर अपकार किया है, उसका सारा अस्तित्व ही हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी आज तक भी भले ही विष युक्त अन्न क्यों न हो, लेकिन वो दे रही है ना। अब उसका तो वहाँ कोई इलाज नहीं है कि वो सात्विक दे सके, क्योंकि हम ऊपर से निगेटिव दे रहे हैं विष, पर वो अभी तक भी देने का, अपकारियों के ऊपर भी उपकार करने का जो प्रयास है उसका वो चल रहा है। वैसे हम भी अपने दिल को अभी थोड़ा धरती जैसा बड़ा करें और इन तत्वों को पहले उपकार करना सीखें। तो उसके लिए हम क्या करें, शाश्वत यौगिक खेती को अपनाएं, ताकि पहला एहसान धरती के ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद है जल। तो ये जल जो है वो निर्मलता, पवित्रता, शीतलता, जहाँ भी जल जाएगा वहाँ नव निर्माण का काम कर देता है, बीजों को अंकुरित करता है, पेड़ों में बहार आ जाती है, पृथ्वी भी हरी भरी हो जाती है। और हम भी ठंडा पानी जब गर्मी में मिल जाता एक गिलास भर, एक घूंट भी, तो भी तुरंत हाय सा लगता है ना। तो पानी के अंदर भी ये सुख देने की विशेषता है। तो उसी अनुसार हम भी जल के जैसा ही अपनी सोच को सदैव पवित्र रखें, मन को शांत रखें, शीतल बनाएं। क्योंकि अभी 2 सेशन में भी देखा, खास करके मनीषा बेन का सेशन, कि हमारे तरंग, फिर वलय, वाइब्रेशंस और फिर किरणें, इन तीनों के ऊपर हमारे एक एक संकल्प का ही तो प्रभाव होता है। तो हमारा मन भी
बिल्कुल जल जैसा शीतल हो, शांत हो और उसमें श्रेष्ठ विचार निर्माण करे, क्रिएट करे, तो वो भी एक वातावरण को पावरफुल बनाने में, प्रकृति को सात्विकता देने में हम मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वायु समानता। तो जैसे हम देख रहे थे वायु का काम भी, अभी यहाँ पंखे घूम रहे हैं तभी हम यहाँ बैठ पाए हैं। यहाँ पर भाई ने एक स्विच, मेन स्विच अगर बंद कर दिया ना, तो हम सभी का पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वायु सभी को समान देती है। और उसमें भी अगर आप टेबल फैन लेंगे तो टेबल फैन का जिधर मुंह होगा वहीं पर वो हवा लगेगी। जब ऐसे घूमती है तो इधर हवा जाएगी, इधर वालों को नहीं मिलेगी, माना उसको लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं। पर सीलिंग फैन जो होता है, तो सीलिंग फैन क्या करता है, ऊपर से ही सभी को अपनी एरिया को ठंडा कर देता है। ऐसे बाबा ने भी हमें कहा है, मनसा सेवा अर्थात आप अपनी टॉप स्टेज पर पहुंच जाओ, डबल लाइट स्थिति में स्थित हो जाओ और फिर जो भी संकल्प करो वो सारे विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकता है। तो वायु जैसे हमें भी गतिशील बनना है, प्रवाहित रहना है, अपना सेंटर, अपने जिज्ञासु, अपनी सेवा, ऐसे बाबा कभी कभी कहते हैं ना, वो सारा छोड़ो और अभी उड़ो, अपनी उस ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाएं और फिर सोचे तो वायु जैसा विशाल कार्य विश्व को पावन बनाने का वो हमारे द्वारा बैठे बैठे भी हो सकता है। तो ये वायु की समानता या तो फिर गतिशीलता हमारे अंदर आती जाएगी। उसके बाद है आकाश। आकाश के अंदर अनंत आकाश कहते हैं, वो भी शांत दिखता है। निरभ्र आकाश देखो तो कितना अच्छा लगता है, शाम के समय उसके तरफ देखोगे तो भी कितना मन प्रसन्न हो जाता है। और आकाश में समेटने की शक्ति है, जिस कारण वो अनेकों को भी जगह देता है, अवकाश देता है। ऐसे आकाश जैसे जब हम मन में स्पेस तैयार करें, माना ज़्यादा सोच नहीं चलाए, संकल्पों की क्वांटिटी बहुत कम करें, जो आप सब इसके अनुभवी हैं, क्योंकि जब योग में बैठते हैं, आत्म स्मृति में आ जाते हैं, तो हमारे संकल्पों का निर्माण बहुत धीरे धीरे और कम होता जाता है। तो हमें और ज़्यादा सोचने के लिए समय मिलता है, और जो बीच वाला समय होता है उसमें उस संकल्प में शक्ति भरी जाती है। इसलिए बाबा योग के ऊपर जो फोकस करते हैं, माना हमारे मन के संकल्पों के ऊपर जैसे संकीर्णता आ जाती है, कम हो जाते हैं। बाकी दिल विशाल, सबके लिए हमारे दिल में इतना स्थान हो, जो सारे विश्व को हमारी दादी जानकी जी ग्लोब को ही अपने हथेली पर लेकर के सकाश देती थी, उसमें पांचों तत्व भी आ जाते थे, सभी मानव आत्माएं भी आ जाती थी, और बाकी जीव सृष्टि जो है वो भी सब उसमें सम्मिलित हैं। तो इस तरह से आकाश जैसी हमारी अनंत वृत्ति हो, जो कि हम सब अपने हैं, सब हमारे अपने लगे, जिसके लिए दादी, बड़ी दादी की एक पोज थी, ऐसे करती थी, माना सब हमारे हैं। ऐसे आकाश भी सबको समेटा हुआ है। ऐसे हम अपने दिल को भी अनंत बनाएं, असीमित बनाएं। तो ये पांचों तत्व जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ विशेषता सिखाते हैं, और अग्नि जो तेज देती हैं, ऊर्जा देती हैं, शक्ति भरती हैं, वैसे हमें अपने अंदर संकल्पों में इतनी शक्ति भरें जो हमारे संस्कार बदल जाए। योग विधि है, योग और ज्ञान
विधि है जो हम यूज़ कर रहे हैं, पर उसकी सिद्धि हमारे संस्कार में परिवर्तन, हमारे वृत्तियों का शुद्धिकरण, हमारा चित्त का शांत होना और रहना, जिसको बाबा कहते हैं स्मृति, अपनी स्थिति में स्थित रहो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट एक ही स्थिति में स्थित रहना, ये अभी तक कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है संकल्पों में ताकत भरना, बल भरना, जिससे वो हमारे अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो वो काम जैसे अग्नि का है, वैसे हमारी दृढ़ता की शक्ति के आधार से हो सकता है। तो ये पांचों तत्व हमें दाता का भाव सिखा रहे हैं। प्रकृति देने वाली दाता है। पृथ्वी ने स्थिरता सिखाई, एक का मल्टीपल करके देना सिखाया। जल ने आगे बढ़ना सिखाया, शीतलता दी, स्वभाव के अंदर भी शीतलता लाने की प्रेरणा दी। वायु ने हल्कापन दिया, अग्नि ने तेज माना दृढ़ता सिखलाई, और आकाश ने अनंत, अंत नहीं, विशाल। तो इस तरह से ये पांचों तत्व हमारे लिए भैया देने वाले दाता हैं। और जब हम उनको, उनकी केवल देने वाली बातों को भौतिक रूप से न लेते हुए आध्यात्मिक रूप से लेते हैं, गुणों के रूप में, शक्तियों के रूप में लेते हैं, तो उससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। आप यहाँ अभी 1 मिनट के लिए बल आंखें बंद कर लेवे और अपने सामने देखो कि एक हरी भरी समृद्ध विशाल धरणी, जैसे हरे कलर का ड्रेस पहना हुआ है, चारों ओर लताएं, बेलियां जैसे हिलडुल रही है, ऐसी ये सुखदाई पृथ्वी। आसमान को देखिए, कितने चांद सितारे चमक रहे हैं। अलग अलग प्रकार की इमेजेस आकाश में देख रहे हैं। इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कहीं जंगल में चले जाए, बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हैं, अच्छी छांव है, और धूप के समय हम उस पेड़ों की छांव में जंगल का आनंद ले रहे हैं। सागर कंठे पर पहुंच जाए, उसके ठंडे ठंडे पानी में खड़े हैं, झरनों में पांव रखकर खड़े हो जाएं, उसकी ठंडक को महसूस करें। हवाओं के झोंके हमें ताजगी दे रहे हैं। पेड़ पौधे और उसके ऊपर रंग बिरंगी पशु पंछी अपने अलग अलग आवाज़ से मंजूळ गीत गा रहे हैं। उसका आनंद लीजिए। सवेरे सवेरे सूरज के सामने खड़े हो जाएं, चारों ओर उसकी लालिमा छाई हुई है।
ये सभी प्रकृति के तत्व हमें आनंद देने वाले, खुशियां भरने वाले, जीवन में रंगत लाने वाले हैं। ऐसी प्रकृति के लिए हमें भी दिल से गहरा प्यार और कृतज्ञता की भावना उमड़ रही है। फिर आते हैं हॉल में। अब रही बात प्रकृति की कदर, और ये हम ही अच्छी तरह से कर सकते जो इसको समझने वाले हैं। तो प्रकृति की कदर करना अर्थात जो निसर्ग है, पांचों तत्व है, इन सबको संभालना है, संवारना है। तो धरती माँ को आवश्यकता है अच्छी खाद दें, जो अभी आपका आगे का सेशन भी स्पेशल रहेगा, जिससे ज़मीन की उपजने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगी, वो गालीचा जैसे हो जाएगी। जो बताया ना सवेरे सुनीता दीदी ने, जैसे चाय की पत्ती के जैसी ज़मीन हो जाती है। तो हम उसके पीछे अभी लगें कि उसके लिए हम प्रयासरत रहे। दूसरा, पेड़ पौधे लगाएं। दीदी ने बताया सवेरे कि हर एक माँ के नाम से पेड़ लगाना। ये कौन सी माँ के लिए? धरती माँ के नाम से हर एक को पेड़ लगाना है। ये भी ऐसे उसकी एक कदर करना है, उसकी संभाल है। और केवल पेड़ लगाना नहीं है, परंतु रोज उसको उसके पास जाना है, प्यार से देखो भी। हमारा तो हमने एक संस्कार बनाया है, सवेरे तैयार होते ही मुरली से पहले आंगन में जाते हैं। बहुत सारे गमले और तीनों बाजों से पेड़ लगे हैं। पेड़ माना पौधे, छोटे छोटे फूल के हैं और कुछ सब्जियों के। तो सभी को 1 मिनट में गुड मॉर्निंग करते हैं, सबके ऊपर नज़र डालते हैं और फिर उनको गुड मॉर्निंग, मेरे पास टाइम थोड़ा आज कम है, मैं मुरली के लिए जा रही हूँ, उनके बता करके फिर जाना। तो ऐसे उनके तरफ अगर हमारा प्यार भरा व्यवहार होगा या दृष्टि होगी, तो भी उनको बताए ना मनीषा बनी, वो भावनाएं कैच करते हैं। वो हमने भी प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों को लगाना है, उनको बढ़ाना है। कचरा वातावरण में नहीं फैलाना है। प्रदूषण से हमें वातावरण को भी बचाने की कोशिश करनी है। फिर पानी जो है उसको कम यूज़ करें जितना चाहिए, और जो पानी के स्रोत हैं उसमें स्वच्छता बनाए रखें। झील है, नदियां हैं, कुएं हैं, तो वहाँ भी हम स्वच्छता बनाए रखें। औरों के लिए भी जल का महत्व बताकर उनके अंदर भी ये भाव डालें कि भाई हमें ये प्रकृति की बहुत कदर करनी होगी, तभी हम अंतिम समय में इनसे सहयोग की चाहना रख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति की कदर करें। और आसमान में भी हम जा तो नहीं सकते ऐसे, लेकिन जो धुआं ऊपर जाता है फैक्ट्री के कारण, व्हीकल के कारण, उसके कारण भी वहाँ प्रदूषण हुआ है। लेकिन हम अपने शुभ विचारों के वाइब्रेशन से वहाँ तक भी पहुँचकर वहाँ की सात्विकता को भी हम सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
और उसके बाद लास्ट में आता है कि ये सब करते हुए इसमें चाहिए निस्वार्थ प्यार। जितना प्यार, जहाँ पर प्यार होता है उसके लिए हम कुर्बान जाते हैं, बिना प्यार के कोई कुर्बान नहीं जाता है। तो प्रकृति को भी अगर हम प्यार करना सीखें, चाहें, करें, तो उससे रिस्पॉन्स भी हमें मिल जाता है। और उसका एक उदाहरण हमने बीज के ऊपर किया था। एक भाई बिल्कुल 90 एज वाला था, लेबर से वो खेती करता था, पर बोला जब ये सुना थोड़ा बहुत अनुभव कि बहन जी मुझे भी ऐसे थोड़ा प्रयोग करना है, तो मैंने कहा ठीक है, आप बीज बाबा के कमरे में रख दो। तो आकर के रख दिया। केवल हमने 15 मिनट योग किया और वो लेके गए। टोटल खेती में वो डाला उन्होंने, बुआई हुई, लेकिन थोड़ी सी एरिया बच गई, बीज कम पड़ गए। तो उन्होंने सीधे किसी को भेजा, बाज़ार से लिया और उसमें डाल दिया। जब फसल काटी और वो चना वाला था बीज, चने निकले, तो जो योग वाला था बीज, तो वो ऐसा बड़ा बड़ा चना निकला था। और जो बिना योग का थोड़ा एरिया वाला था ना, तो ऐसे पतला सा था, जिसमें ज़्यादा आटा नहीं निकल सके, इस तरह का। माना बीज भी हमारे भावनाओं को, संकल्पों को कैच कर सकते हैं। अभी योग के लिए तो टाइम शॉर्ट है, लेकिन ये भी आगे आपको बताया जाएगा और भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम बनेंगे, नहीं तो कम से कम उसकी कमेंट्री तो बना करके मिलेगी आपको। लेकिन ये योग सबसे बड़ी बात है जो हमारी शुद्ध भावनाओं का परिणाम है। और उसी खेती में हमने एक बार सोयाबीन डाला था और लगभग इतना 1 फीट जितना वो था। तब हम 4-5 भाई बहनें गए थे, एक यहाँ एक वहाँ, ऐसे बैठे थे। पौना घंटा शाम के समय हमने योग किया प्रकृति के साथ। सूरज ढलने का समय था, हमें भी बहुत आनंद आ रहा था उसमें। हम प्रकृति के साथ और उन पौधों के साथ भी बातें कर रहे थे। और फिर अंधियारा थोड़ा होना शुरू हो गया और हमको भी क्लास जाना था, इसलिए हम उठ रहे थे। तो उठते उठते हमने उन पौधों को कहा, भाई अभी हमारा टाइम पूरा हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं, फिर आएंगे वापस। तो क्या हमने ऑब्जर्व किया, हवा नहीं थी, हवा जोर से थी, हवा जोर से थी। साइड पे नारियल के पेड़ थे, उसके पत्ते भी अच्छी तरह से हिल रहे थे। जब हम बैठे थे तब भी हवा थी और वो सोयाबीन के पौधे भी अच्छी तरह से हमको जैसे टच कर रहे थे, क्योंकि खेती में बैठे थे। जब उठे तब भी हवा थी, नारियल के पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, पर वो सोयाबीन का पूरा जो एरिया था ना, वो पत्ते ऐसे ठप, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। हमने इतना वो ऑब्ज़र्व किया, एक एक पेड़, जहाँ से हम 1 एकड़ में चलते गए, सभी पेड़ ठप शांति में खड़े हैं, जबकि बाजू वाली हवाएं चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, पर ये वाले चुप है। तो हमें समझ में आया कि अब समझो हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो, बहुत सारे मेहमान आए हैं, सारी भागा दौड़ी चल रही है, खुशियाँ सब तरफ दिख रही हैं, तो अच्छा लगता है ना। और जब सब मेहमान चले जाते हैं तो घर वालों को थोड़ा नहीं, अब सुना सुना लगता है। वैसे वो पौधे भी फील कर रहे थे कि आप तो इतना लगभग आधा पौना घंटा हमारे सानिध्य में थे, अब आप चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे उनके अंदर से भी हमें वो वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो इतना इनको एक एक संकल्प का रिस्पॉन्स हमें वो देने की क्षमता इस प्रकृति में है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा ये कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य कहो, क्योंकि गिने चुने ही यहाँ पर बुलाए गए हैं। सेंटर्स वाले तो बहुत हज़ारों के अंदाज में हैं, ग्राम विकास के मेंबर्स भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों है, पर यहाँ लिमिटेशंस में आए हैं, क्योंकि इन्हों को ही इसको आगे बढ़ाना है। तो हम इस तत्वों से इन गुणों को सीखते हैं, स्थिरता हो,
शांति हो, शुद्धता हो, अनंतता हो, हल्कापन हो, देने की भावना हो, ऐसे गुणों को हम इन्हों से ग्रहण करके हम औरों को देते चले और प्रकृति को भी देते रहें, तो फिर निश्चित ही ये तत्व हमें इमरजेंसी के टाइम, क्योंकि विनाश के समय ही तो परीक्षा हमारी होने वाली है ना, हमारी भी सबकी एग्ज़ाम है और वो सबसे बड़ी एग्ज़ाम होने वाली है। और बाबा ने कहा पांचों 8 खिलाड़ी होंगे आपके, 8 नहीं सॉरी 10 खिलाड़ी होंगे, 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, ऐसे 10 खिलाड़ी आपके सामने होंगे, आप अकेले होंगे। उस टाइम आप परीक्षा हॉल में होंगे, बाबा आपका साथी नहीं होगा, साक्षी होगा। मैं भी देखूंगा कि आपने कितना क्या किया है। तब हमने जो अब से इनके साथ नाता बनाया है, वही वो उस टाइम हमारे काम आएगा और वो परीक्षा का स्वरूप होगा अति हलचल में अति अचल। और ये पेपर कितने टाइम